हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम फिर से शुरू करते हैं, यहाँ से छोड़े थे। ठीक है, डिस्टेंस और या डिस्प्लेसमेंट, जैसे दूरी और विस्थापन बोलते हैं। आपने समझा था दूरी क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये देखिए, एक ए प्लेस है, बी प्लेस है, तो ए से करते हुए घूमते 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 ए से यहाँ तक बी पे गए, दो बिंदु पे। तो जो ये जो तय किया ना, जो रास्ते की लंबाई को तय किए हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं दूरी। अब विस्थापन क्या होता है, जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बीच के बीच न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम देखो, एक तो दूरी ए बी है, ठीक है, एक दूरी ए बी 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 है, बहुत सारी दूरियां हैं, लेकिन जो न्यूनतम दूरी होती है ना, उसे बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अरे जो परिभाषा दिया उसमें दिया था। ठीक है, ये हो गया विस्थापन। और ये जो जिस रास्ते से गया है उसे बोलते हैं दूरी। ठीक है, ये दूरी का विस्थापन। आप जो जानते हो, दूरी का सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। ये हमेशा सकारात्मक होती है, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ हो सकती है। ठीक है, और ये बताया कि और कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका विस्थापन शून्य होता है। लेकिन दूरी क्या होता है, सकारात्मक दूरी तय करती है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे मान लीजिए, देखिए ये कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ से कोई चलना प्रारंभ करता है और आके फिर यहीं रुक जाता है, तो क्या इसका विस्थापन क्या हो, जीरो हो गया। लेकिन इसकी दूरी चला ना, दूरी इतनी होगी। लेकिन अब ऐसे कोई वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, ठीक है, बार बार एक ही गति कर रहा है ऐसे करके, तो क्या डिस्प्लेसमेंट क्या, जीरो हो जाता है। जिस बिंदु पर चलना प्रारंभ किया था वहीं पे रुक जा रहा है, जहाँ पे चलना प्रारंभ करा वहीं पे रुक गया लास्ट में, इतनी वृत्ति गति किया, तो जहाँ चला वहीं रुका, इससे क्या विस्थापन होगा जीरो। और दूरी कितना हुआ, जितनी बार चलेगा उतनी का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी क्या होता है, सकारात्मक होती है, लेकिन उसका परिणाम विस्थापन कितनी वृत्ति वृत्ताकार पथ पर प्रारंभ करता है। ठीक है, यही चीज़ पूछा है। मान लीजिए कोई ए है, इसका बी घर है, तो अगर ये क्या करता है कि 30 मीटर जाता है, ठीक है, और 30 मीटर आता है। ठीक है, तो इसने पूछा है कि दूरी कितना तय किया, तो 30 मीटर गया और 30 मीटर आया, तो 30 60 मीटर चला। इसी पूछा गति पूछा है। ठीक है, तो गति पूछा है 30 मीटर जाने में 30 मीटर आने में, तो ये हो गया 60, दूरी हो गया। और समय कितना लगा, 20 सेकंड जाने में, आधा सेकंड आने में 30 सेकंड, जीरो जीरो कर देगा 30 कर जाएगा, तो 2 मीटर प्रति सेकंड इसकी गति है। ठीक है, अभी पूछा विस्थापन पूछा है, विस्थापन कितना हुआ, न्यूनतम दूरी कितनी, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की 30 मीटर है। ठीक है, अब वे कितना हो जाएगा, वे इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू, बताइए फॉर्मूला बताइए। चलिए फिर आप फॉर्मूला एक बार कमेंट करिए। ठीक है, वेग का मैं आपको आगे अभी इसको मैं डिस्कस कर दूँ, लेकिन आप सब कमेंट करिए। ठीक है, देखते हैं क्या बताते हैं। ठीक है, आप देखिए त्वरण होता है, त्वरण एक्सीलरेशन। जब कोई देखो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब देखिए, और कोई वस्तु है, एक ऊपर कोई वस्तु लीजिए, उसको छोड़ दीजिए तो निरंतर गिरती जाती है। तो एक नियत वेग से गिरती है, पहले स्लो गिरेगी फिर तेज गिरेगी, जैसे पृथ्वी की नदी आएगी उसके वेग में परिवर्तन होता जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, जब उसके वेग में जो परिवर्तन होता है इसे बोलते हैं त्वरण। त्वरण इक्वल टू क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और उसको समय से डिवाइड करते हैं त्वरण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर इसको यही निकालना था वेग को, तो अंतिम वेग निकालते हैं। ठीक है, अभी मैंने बता रहा हूँ, तुम आप निकालो। इसे ये क्या होता है, सीआई पद्धति में क्या होता है, जो सीआई क्वाड्रेंट ट्रांसफर पद्धति है, ठीक है, उसमें क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड 32 सेकंड। तो क्या होता है, वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, और सेकंड में सेकंड होता है, सेकंड इधर आएगा। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक्सेलरेशन है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, सिंपलीफाइड किया है। इसने क्या किया कि कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, फिर इधर का 30 सेकंड में इतनी दूरी तय किया, 5 सेकंड दूरी तय किया, ये बता रहा है एक्सेलरेशन का धन्यवाद। क्या वेग में परिवर्तन हो रहा है ना। ठीक है, वही। अब टाइप ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, एक निश्चित चाल से गिर रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, एक नाम कोई वस्तु नीचे गिर रही है, एक निश्चित चाल से गिर रही होती है। एक होता है कि न तो उसका ताप उसके गति में वृद्धि होती रहती है, एक तो यूनिफॉर्मल होता है, एक नॉन यूनिफॉर्मल होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मल का अपनी कार, एक हाईवे, एक हाईवे में कोई कार चल रही है, लेकिन एक व्यक्ति चले 60-70 80 की स्पीड चलना चल होती है, लेकिन ट्रैफिक में फंसा हुआ कार होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो तेज गति चलता है, जैसे रोड खाली होती है चलेगा, फिर रोड बीच होती है चलेगा, ऐसे होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मल और फॉर्मल समझ गए आपने, यूनिफॉर्मल और नॉन यूनिफॉर्मल। ठीक है, अब देखिए अदिश राशियां, विस्थापन क्या है, सदिश राशि, वेग क्या है, सदिश राशि, त्वरण क्या है, सदिश राशि। ठीक है, अब इसी गति को इसको क्या ग्राफ में वो कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अगर आपको ग्राफ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। ठीक है, हम अगर ग्राफ पढ़ना चाहते हैं मैं बताता हूँ। देखिए निम्न ग्राफ को दिखाइए, कोई व्यक्ति है, ठीक है, सबको कलरवाइज ग्राफ में दिखा दिया है। ठीक है, इस ग्राफ को खिलाड़ी रंगों को ग्राफ के रूप में निरूपित किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार किसी व्यक्ति किसी वस्तु की गति को भी ग्राफ में रूप में निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, एक ग्राफ के माध्यम से दो चरों को दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो इधर टाइम है, इधर डिस्टेंस है, इधर का दिखाया है। मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे इतना टाइम दिखा देगा, इतना डिस्टेंस दिखा देगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम होता है। ठीक है, आपको पता ही है, किसी वस्तु का डिस्टेंस में टाइम घटा दूँ, ग्राफ को वस्तु के गति को निर्धारित का उपयोग करके लिखा जा सकता है। टाइम और डिस्टेंस को माइनस करके गति को निकाल सकते हैं। ठीक है, पार्किंग खड़ी ग्राफ है। ठीक है, एक समान असमान है, गति का ग्राफ है। ठीक है, ये समान गति ग्राफ है। देखो क्या, देखो एक समय निश्चित समय में निश्चित टाइम चल रहा है। ठीक है, ये लेकिन एक निश्चित डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस भी कम ज़्यादा हो रही है और टाइम भी कम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ये यूनिफॉर्मल है, ये फॉर्मूले ग्राफ को दर्शाया गया है। ठीक है, और दूरी समय ग्राफ के बीच में है। ठीक है, दूरी समय ग्राफ में बताऊंगा आगे वही चीज़ है। ठीक है, गति पर तय की गई दूरी बिल्कुल लगा समय, ठीक है, गति है। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, ये एक्सेलरेटर। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी और टेकिंग टाइम, वही बात एक्सेलरेटर टाइम। विस्थापन का त्रिभुज का ओ पी आर का क्षेत्रफल है। देखिए ओ पी आर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये विस्थापन है इसका। ठीक है, छोड़ो ये सब कुछ काम करना। ठीक, छोड़ दीजिए। अब लोग अब इतना पढ़े, देखिए इतना पढ़े, आपको जो बीपीएससी का सिलेबस है आप उसको पढ़े होंगे। ठीक है, बीपीएससी का सिलेबस, ठीक है, बीपीएससी सिलेबस का जो जनरल साइंस है उसका जो जनरल साइंस वाले में अगर देखिए कौन कौन से टॉपिक है, तो ये मात्रा का बीमा है, गति है, ये ध्वनि है, उष्मा है, प्रकाश है और विद्युत है। और का महत्वपूर्ण उपकरण उसके कार्य, जैसे मतलब फैन वगैरह होता है उनके उपकरण कार्य अगर पूछता है तो ये है। ठीक है, मतलब ये 5 टॉपिक है, इससे क्या 5 क्वेश्चन बनता है और कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, मात्रा पढ़ा है और गति पढ़ा है। ठीक है, दो टॉपिक क्लियर किया, तो उससे कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, कम से कम 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं साइंस में। साइंस का तो वैसे 40 क्वेश्चन होता है बीपीएससी में, लेकिन फिजिक्स और टर्म से
हम जानते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स वाला टर्म में, ठीक है। अभी हमने जो पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा है, ठीक है, गति। इससे कितने क्वेश्चन पूछा, तो मात्रा का बीमा वाला से कितने 5 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हमने 2 पढ़ा है, गति वाला से कोई क्वेश्चन नहीं आया अब तक, आप जानते हैं कि 3 क्वेश्चन ही आया हुआ है, ठीक है, बीपीएससी में। बाकी गति और यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तब हम 2 पढ़े, जैसे हम क्वेश्चन भी देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी जो पढ़े आप उसके हिसाब से कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, वो पूछेंगे, ठीक है। तो अभी समझिए कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम इतने कवर करेंगे, ठीक है। इसे कितने क्वेश्चन पूछ लेते हैं देख लीजिए, 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 क्वेश्चन आए थे 65 वाले में, ठीक है। अभी हम लोग 69 तक हैं, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ पर 12 क्वेश्चन आए थे शायद, 12 69, ठीक है। ये देखिए, एक क्वेश्चन है, हमने मोशन पढ़ा था ना, गति। इसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, गति और दूरी वाला है मापन से। देखो निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है, कितना सिंपल है। लंबाई का मात्रक एसआई मात्रक, देखो मीटर भी होता है, फुट भी होता है, दोनों सब है मात्र लंबाई का, लेकिन इससे क्या पूछा, एसआई पूछा है। एसआई एसआई में क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, मीटर होता है, ठीक है। अगर आपको यही सीजीएस पूछता है, सीजीएस एमकेएस और क्या होता है, एसआई, तीन पद्धति है, ठीक है। तो सीजीएस को ही एसआई बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। मीटर का ऑप्शन है सही, ठीक है। देखो समस्त समस्त वैज्ञानिकों द्वारा एक समान मापन के लिए एसआई पद्धति को सिर करके स्वीकार किया गया। आजकल जिस मात्रा का प्रणाली का उपयोग हो रहा है वो अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली एसआई मात्रक है, और एसआई में लंबाई की मात्रा क्या है, मीटर है, ठीक है। बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। एक वाहन है, पंखा है, झूला। निम्नलिखित देखो, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुलभ, ठीक है, कौन सा पेयर सही है, ये पूछा है, ठीक है। अब देखो, जो वाहन होता है आपने पढ़ा होगा ना, अभी हमने पढ़ा था, एक कार थी। कार कौन सी गति कर रही थी, एक रेखा में गति करती है, हमने देखा था ना, हाईवे पे गति करती है, देखा एक रेखा में गति करती है, रेखा मतलब एक लाइन में गति करती है, ठीक है। तो वाहन क्या करती है, सरल रेखा में गति करती है, सही है। पंखा पूछा है, पंखा मतलब ये जो सीलिंग फैन है ऐसे, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, तो वृत्तीय रोटेशन करता है। इसे क्या करता है, आवर्ती रोटेशन करता है। आवर्ती मतलब परपेंडिकुलर, इधर कैसे करके पंखा ऐसे घूमता है, नहीं घूमता, ठीक गलत है, ठीक है। झूला मतलब वर्चुअल सर्कुलर मोशन करता है, वर्चुअल मतलब इसने कहा जो झूला होता है, ठीक है, वो झूला ऐसे मोशन करता है, ऐसे मोशन करता है, नहीं झूला तो कैसे मोशन करता है, ऐसे मोशन करता है, मतलब समझिए ऐसे। तो झूला का हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा, पंखा हो जाएगा ये। और इसने कहा है कि कौन सा सुलेखित मतलब सीरियस कौन सा सही है, सही कितना, एक सही है, ये दोनों गलत है, आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, ठीक है। तो केवल एक सही है, ठीक। देखिए हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। वाहनों की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है, ठीक है, जबकि वस्तु सरल रेखा में अनुदिश गति करती है, और ऐसी गति सरल रेखीय कहलाती है। जब कोई वस्तु एक किस प्रकार गति करती है, तो उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है, तो इस तरह गति को वर्तुल गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई है, कुम्हार का चाक आदि गति वर्तुल गति कहलाती है, ठीक है। ये वाला घड़ी की सुई हो गई, चाक हो गया, कितने अंतर घूमता रहता है, ठीक है, इसे वर्तुल गति कहते हैं, ठीक है। और ऐसी गति विशेष समानांतर अपनी गति को दोहराती हुई आवर्ती गति करते हैं। अब पार्कों में लगा सामान्य झूले, घड़ी का पेंडुलम, गिटार, तारों का ढोल का पेस्ट आदि आवर्ती गति का उदाहरण है। इसी से कितना जगह 2 और 3 केवल एक सही। अब देखिए कितना सिंपल था, 2 क्वेश्चन हो गया ना, अभी तीसरा क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1790 में फ्रांसीसियों ने मानव की एक मात्रा प्रणाली को रचना की, जिसे कहते मार्टी पद्धति। हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, अगर होता तो हम पढ़ते, ठीक है, नहीं पढ़ा तो गलत है, ठीक है। देखो, एक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर थोड़ी होता है, 100 सेंटीमीटर नहीं होता। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है ना, 10 to 10 ये होता है यार, सही है। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर बराबर भागों में बांटा जाता है, ठीक है। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को 20 मिलीमीटर में बांटा जाता है, गलत है। 1 सेंटीमीटर को 20 मिलीमीटर में नहीं बांटा जाता, 10 मिलीमीटर में बांटा जाता है, मिनट, ठीक है। मिलीलीटर लीटर बोला, मीटर बोला, मिलीमीटर कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत, ये सही है। तो 1 और 3 का ऑप्शन है कोई, 1 3 का तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, असत्य पूछा है, तो असत्य में क्या होता है, 1 3 गलत होना चाहिए ना, तो 1 3 का तो ऑप्शन है ही नहीं, 3 ही गलत मान लेते हैं। 3 तो कंफर्म गलत है, तो 3 तो गलत होगा ही होगा, ठीक है। 2 सही है, जब 2 सही है 2 गलत होगा नहीं, 2 ऑप्शन किसमें नहीं है, किसी में नहीं, ठीक है। तब इसको भी सही मानेंगे, जो हमने तब नहीं पढ़ा है इसको अभी तक, लेकिन इसे सही माना था, इसको सही मान देखा दिक्कत है। पर हमारे उसमें हमको इतनी कंफर्म पता है ना, 20 सही है, जब 20 सही है तो 2 जिसमें होगा, असत्य पूछा है, 2 जिसमें होगा वो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा जिसमें 2 नहीं है, ठीक है। असत्य पूछा है, ठीक है, ऐसे भी जाएगा। और ये पता है 1 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर, ये पता है कि गलत है, तो वही ऑप्शन से होगा जो जिसमें 3 होगा, ठीक है। ये दोनों हट गए, कहते ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, हमें पता है सही है, तो ये तो होगा नहीं, ऐसे ही है, हम 3 को निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 क्वेश्चन था, कितनी सिंपल हमने तीनों कर लिया, ठीक है। उतना पढ़ के अगर आप पढ़ेंगे सही, तब तो जितने क्वेश्चन आएंगे सब हो जाएंगे धीरे धीरे। अब हम पढ़ते आएंगे फोर्स, ठीक है। फोर्स ज़्यादा नहीं, हम जल्दी पढ़ेंगे, अब जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूटन का लॉ है, इंपॉर्टेंट है, ये इसी से क्वेश्चन पूछता है, तो वही पढ़ेंगे। तो उदाहरण को देखिए, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं पेयर्स आप है, ठीक है, 2 चुम्बक को लिया है, एक साइड रख रहे हैं, ठीक है। एक घिरनी है, ठीक है, उसको लोड करके इधर से खींच रहे हैं, ठीक है। बॉक्स है, एक बॉक्स को हम पुश अप कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए प्लस बॉक्स उसका दाखिला कर रहा है, ठीक है, ये दिया। देखिए ये उदाहरण वस्तु, 2 वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया हो रही है, 2 वस्तुओं के बीच होने वाला परस्पर क्रिया को हम बल कहते हैं। जब 2 वस्तु को फोर्स करने को, देखो फोर्स को डिफाइन करने कैसे कर सकते हैं, वो बायकार बल है जो किसी वस्तु को गतिशील है तो उसे स्थिर करने का प्रयास करता है और गतिशील करने का प्रयास करता है, मतलब 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले परस्पर क्रिया को बल कहते हैं, ठीक है। फोर्स है, ठीक है, धक्का देना या खींचना फोर्स कहलाता है। 2 वस्तु की हमेशा एक दिशा में होती है, बल की हमेशा एक दिशा होती है। देखो जरूर बल हमेशा कोई ना कोई दिशा में लगेगा, या तो इधर लगे या तो इधर लगे, या तो नीचे लगे या तो ऊपर लगे, इधर लगे, मतलब किसी एक दिशा में होता है। यह एक सदिश राशि याद रखेंगे, ठीक है। देखो मूलतः प्रकृति में मूलतः 4 कितने प्रकार बल होते हैं, 4 बल होते हैं, फोर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, एक न्यूक्लियर फोर्स होता है, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है।
अब देखो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सबसे कमजोर कौन होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, ठीक है। तो वो गति होता है, वेग होता है, त्वरण है और फोर्स है, ठीक है। अब बल को पकड़ किसी वस्तु को खींचना, पुल करना या धक्का देना, जिससे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना जरूरी है, ठीक है, उसे हम फोर्स कहते हैं। जरूरी है उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो, पर परिवर्तन होने करने का प्रयास किया जाता है। आप दीवार पे धक्का लगाते हैं, दीवार में स्थिति परिवर्तन थोड़ी जाती है, तो ये देखिए आप एक लिमिट से ज्यादा लगाएंगे तो भी परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन हल्का फुल्का लगाते तो है ना, और प्रयास करते हैं परिवर्तन करने का, ठीक है, तो सही फोर्स करते हैं। परिवर्तन होना जरूरी नहीं है, ठीक है, याद रखिए। बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, जिससे वस्तु की पोजीशन में चेंज होता है। देखो एफ जो होता है, ए होता है, त्वरण उत्पन्न होता है, वस्तु की स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर ए एक त्वरण है, ठीक है, एफ क्या है? आरोपित फोर्स है, और एम क्या है? वस्तु का मास है, ठीक है। तो एफ इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? एम इक्वल टू ए, ठीक है, याद रखेंगे। बल होता है, संपर्क बल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, गैर कॉन्ट्रैक्ट बल होता है। दो परस्पर क्रिया करने वाली वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती है, तो उसे क्या बोलते हैं? संपर्क फोर्स बोलते हैं। गैर संपर्क में दो परस्पर क्रिया करने वाली वस्तु एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहती, उसे क्या बोलते हैं? गैर संपर्क बल। ये दो चुंबक होता है, ठीक है, अपने संपर्क नहीं रहता है, पर इनके का अपोजिट बल लगता है, ठीक है। अब ऐसे कोई पुश कर रहे हैं किसी वस्तु को, तब संपर्क लगा रहे हैं ना, तब होता है। कि जैसे घर्षण बल होता है, तनावमूलक बल होता है, आरोपित बल होता है, सामान्य बल होता है, स्प्रिंग बल होता है, गतिरोधक बल होता है। घर्षण बल स्थिर वैद्युत बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, चुंबकीय बल होता है। देखो कोई वस्तु है आसमान से नीचे गिर रही होती है, तो ग्रेविटेशन से पुल लगता है, तो कोई संपर्क थोड़ी करते, गैर संपर्क होता है, ठीक है। ऐसे चुंबक से आप किसी लोहे को खींचो अपनी तरफ, दूर से चुंबक को आकर्षित करता है ना, उसे क्या होता है? संपर्क थोड़ी होता है, ठीक है, सही। और देखो बल भी दो तरह का होता है, और बल ऐसे करते हैं, संतुलित होता है, बैलेंस फोर्स होता है, असंतुलित होता है, ठीक है। और दोनों बल समान और विपरीत दिशा में तो कोई वस्तु है, दोनों तरफ से बल समान लगता है, तो वस्तु क्या होती है? अस्थायी होती है। अब बलों में अगर अंतर हो जाता है, वस्तु गतिशील हो जाती है, ठीक है। बल का मात्रा क्या होता है? ऐसा ही पदार्थ में कहते हैं, न्यूटन बोलते हैं। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण देने के लिए जितना बल आवश्यकता होता है, सही 1 न्यूटन कहते हैं, ठीक है। अदर यूनिट कौन कौन से होते हैं? इसको डायन भी बोलते हैं, फिर क्या होता है? पाउंडल बोलते हैं, ठीक है। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है? देखो द्रव्यमान मतलब मास और भार मतलब वेट कितना है, ठीक है, WEIGH, ठीक है, वेट में अंतर। द्रव्यमान किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। ये अदिश राशि होती है, मात्रा किसका? किलोग्राम होता है। असल गुरुत्वाकर्षण बल से देखो भार क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भार निर्मित होता है, मतलब जिसका जितना वेट होता है ना, उसमें जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसे क्या बोलते हैं? वेट। यहाँ पे क्या होता है? जितना उस वस्तु में द्रव्यमान उपस्थित होता है उसे बोलते हैं मास, ठीक है। अब आप समझ जाएंगे आगे। अगर आप पृथ्वी पर अगर आपका पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर आपका भार 600 न्यूटन होगा। अंतरिक्ष में इसमें आपका भार शून्य होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए मेरा नाम है विजय, ठीक है, मैं विजय हूँ। मेरे अंदर जो न्यूक्लियर है, क्या बोलते हैं उसको? पदार्थ उपस्थित, जो द्रव्य उपस्थित है, उसको कितना है? 60 है, ठीक है। हमारा वजन कितना हो जाएगा? 60 किलो, ठीक है। लेकिन जितना यहाँ पर क्या होता है? भार में क्या होता है कि जितने न्यूक्लियर उपस्थित है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जी होता है, जी का मान पृथ्वी में कितना है? 10 है, ठीक है। लगभग कितना हो जाएगा? 600। यहाँ पर 600 हमारा भार हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे बोलते हैं भार। तो समझ में आए? फोर्स इक्वल टू m इनटू एक्सेलरेशन होता है, बल इक्वल टू द्रव्यमान त्वरण होता है, ठीक है। आन अर्थ होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन है ये ग्रेविटी बन जाती है, जी बन जाता है। तो जी इक्वल टू कितना है? 10 होता है या 9.8 लेते हैं, ठीक है। अगर आप 10 लेते हैं तो इसमें 60 हमारा न्यूक्लियर था और 10 हमारा ऐसे हो गया, यहाँ पर हमारा 60 किलो वजन हो गया। लेकिन कितना? 60 किलो हमारा वेट हुआ है, वजन हुआ है, ठीक है ना। आप याद रखेंगे। वजन निकालने के लिए क्या होता है? जितना हमारा मास होता है, मतलब द्रव्य होता है हमारे अंदर, द्रव्य इंटू जी का मान 10 है। तभी मान लो अगर मेरा वजन कितना है, वेट कितना मेरा? 60 किलो है, ठीक है। तो मेरे अंदर द्रव्य कितना होगा पता है आपको? 6 किलो, क्योंकि 10 का मान तो नियत है, जी का मान 6 किलो होता है, ठीक है। आपको समझ आइए, ठीक है, कि अगर आपके अंदर द्रव्यमान का द्रव्य कितना पता कितना है? 6 किलोग्राम, ठीक है। तो आपका वेट कितना हो जाएगा? 6 तो रहेगा ही, तो जी का मान कितना? 10 है, तो 60 किलो आपका वेट हो जाएगा, लगभग कितना? 10 गुना, ठीक है, ठीक है। इसे हम क्या था, जब हम डाइट पर होते हैं तो हमारे शरीर में द्रव्य की मात्रा कम हो जाती है, हमारा मॉइस्चर लॉस हो जाता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के बलों को अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम में दर्शाया गया है, ठीक है, कि कोई मतलब ना होता है, इसे छोड़ दो, ठीक है। देखो अगर किसी वस्तु को दो संतुलित बल लग रहा हो तो क्या होगा? वस्तु अस्थायी होगी। अगर मान लो कोई वस्तु है जिसको एक व्यक्ति 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, कोई भी व्यक्ति इधर है वो भी 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो वस्तु अपनी गति पे अपनी जगह पे पड़ेगा, नहीं खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। लेकिन जिसका भार पड़ेगा उधर वस्तु चली जाएगी, ठीक है, बनेंगे तब वही है। फिर क्या गति है, बल है, वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान और भार हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। अब डिस्टेंस वस्तु विस्थापन पढ़ लिया, गति और वेग पढ़ लिया, त्वरण और बल पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए हम न्यूटन का नियम पढ़ लेते हैं, बल न्यूटन कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई वस्तु है टेबल पर रखी है, तो इनका ये रेस्ट मोड में है, तो आपको है वो रेस्ट मोड में है। लेकिन अगर कोई फुटबॉल है, ये क्या करे? इसको मान लेते हैं ये स्टे है, ये मोशन में है, गति कर रहा है फुटबॉल, ठीक है। दोनों कंडीशन में त्वरण नहीं है, ठीक है, त्वरण नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? फ्रूट्स फॉल व्हाइल द सेकिंग ऑन ट्री, ठीक है। और ये दीवार है, ठीक है। पेड़ को हिलाने पर फल क्यों गिरते हैं? और क्या चादर को तेज हिलाने पर धूल क्यों निकलती है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ठीक है, यहीं से आता है न्यूटन का प्रथम। अब चादर को अगर ऐसे झाड़ते हैं तो उसमें धूल कहाँ बाहर निकल जाते हैं। अगर मान लो आप कोई चीज ऊपर फेंकते हैं ऊपर, तो क्यों नहीं जाती? उसी चीज को समझना, तो इसी समझाने के लिए न्यूटन का प्रथम नियम है। अगर कोई वस्तु अस्थायी है तो अस्थायी ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल या अनियंत्रित फोर्स न लगाया जाए। जैसे मान लो कोई चादर है, तो चादर रखी हुई है, तो चादर स्थिर है, ठीक है, उसमें जो कण है वो भी स्थिर है। आपने अचानक से चादर को झटका दिया, ठीक है, चादर को झटका दिया, चादर क्या हुआ? जो पार्टिकल था जो धूल करते स्थिर ही रहे, लेकिन क्या हुआ? चादर वो झटका दिया, आपने फोर्स लगाया तो चादर क्या विस्थापित हो गई और धूल का अपने जगह पड़े रह गए। आपने ऐसे किया तो धीरे धीरे विस्थापित हुए, चादर तेज विस्थापित, धूल का क्या अलग हो जाती है, ठीक है।
अब देखो घर्षण क्या होता है, घर्षण वो प्रतिरोध है जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। घर्षण जैसे मान लीजिए आप जमीन पर खड़े हैं, तब पैरों का तले है ना, तल उससे पृथ्वी सतह के बीच में एक क्रिया लग रहा होगा, वो आपको आगे जाने से रोकता है। ठीक है, तुमसे जो बल आपको रोकता है ना आपके विपरीत, उसे बोलते हैं घर्षण। ठीक है, अपने पहले नियम समझ गए कि अगर कोई वस्तु अस्थायी अवस्था में है तो अस्थायी अवस्था में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, और कोई गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अभी आगे समझेंगे एग्जांपल से। अब जैसे मान लीजिए गति का प्रथम नियम है उसका सीट बेल्ट पहनना। देखो गाड़ी चल रही होती है, हम जब सीट बेल्ट पहनते हैं ना, गाड़ी चल रही है, गाड़ी मोशन कर रही है। ठीक है, हम उस गाड़ी के साथ, हम गाड़ी में भी बैठे हैं तो हम भी मोशन कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम ब्रेक मारते हैं गाड़ी का तो गाड़ी तो रुक गई, लेकिन हम गाड़ी में मोशन कर रहे थे ना गाड़ी के साथ साथ, तो हम कहा रुकते हैं, हमारे आगे तरफ चले जाते हैं। ठीक है, हम दोनों से टकरा देते हैं, इसलिए हम सीट बेल्ट पहनते हैं। ठीक है, अब दूसरा ये चित्र लगाएं यहाँ पर देखिए, नीचे दी गई दो ईंटें, ब्रेक को धक्का देने पर कौन सी ईंट अधिक घर्षण, कोई एक ईंट है, ये दो ईंटें। अब देखिए जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उस पर क्या होगा, घर्षण अधिक लगेगा, और जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उस पर घर्षण अधिक लगेगा। जो चीज ज्यादा भारी होगी नीचे दबाव ज्यादा लगा रही होगी उसमें घर्षण बल ज्यादा लग रहा होगा। ठीक है, आपने पढ़ा था ना अभी F = m × a। ठीक है, फोर्स जितना ज्यादा लगेगा उतना घर्षण ज्यादा लगेगा। और आप किसी अभी बात है, देखो यहाँ पर क्या है, घर्षण द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना घर्षण लगेगा। अगर आप अंतरिक्ष में है तो क्या आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बल की आवश्यकता होगी? बिल्कुल होगी। देखो अंतरिक्ष में क्या है, यहाँ पर अंतरिक्ष है, यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर बैठे हो, तो आप स्थिर रहोगे, आप गति कर ही नहीं सकते जब तक आप पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, यही बात है, आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आप अंतरिक्ष में हैं तो क्या आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बल मतलब फोर्स की आवश्यकता होगी? बिल्कुल आवश्यक होगी, फोर्स होगा। वस्तु का वजन वेट भले ही शून्य हो लेकिन उसका द्रव्यमान कुछ मात्रा में होता है, द्रव्यमान मास होता है। ठीक है, तो आपको मास के लिए चाहिए ना वजन। ठीक है, घर्षण इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान जितना ज्यादा होता है उतना घर्षण ज्यादा लगता है। ठीक है, अनियंत्रित फोर्स है जिसके कारण त्वरण एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, त्वरण का F होता है, त्वरण इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उतना त्वरण कम लगता है। ठीक है, फोर्स जितना ज्यादा लगता है उतना त्वरण ज्यादा होता है। देखो न्यूटन की गति का दूसरा नियम यही होता है, H = F/a होता है, इसी को हम बोलते हैं F = m × a होता है। ठीक है, और त्वरण की दिशा में होगा, जिस दिशा में होता है शुद्ध बल आरोपित होता है। दो वस्तु जिनका द्रव्यमान 3 किलोग्राम 6 किलोग्राम है, अगर उन पर नेट फोर्स 12 न्यूटन का लगता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो त्वरण का मान इसमें निकालना है हिंट पे। देखो F इसे दिया है, F कितना लगता है, नेट फोर्स कितना लग रहा है 12 का। ठीक है, और m देखो कहाँ गया, देखिए F = इसने कितना दिया है 12 न्यूटन, और द्रव्यमान कितना दिया है, दोनों वस्तु उत्पन्न त्वरण का मान, दोनों वस्तु पूछा है ना, पहले एक वस्तु को निकाल लेंगे। ठीक है, एक m = कितना दिया है 3 किलोग्राम और 6 किलोग्राम। ठीक है, आपका पूछा a पूछा है, अगर एक पूछना तो F = m = a हो जाएगा। F कितना है 12, ये कितना है 3। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 4, 4 कितना हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक आएगा 4। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा, दूसरा का निकालेंगे तो आ जाएगा F कितना है 12 ही है, और ये कितना है मास कितना है 6 किलोग्राम का है, तो 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो लगा दोनों का 21 ना 21। आपको समझ में आया कैसे निकला? कुछ नहीं करना है, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये m दिया है m1, ये m2 दिया, 2 m दिया है। ठीक है, और f दिया हुआ है। ठीक है, जब f दिया हुआ है इसके फार्मूला पर रखेंगे, a पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे m और f के एक बार रखते जाए वैल्यू, एक बार 3 रखेंगे तो 4 आएगा, और जब 6 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब इस मान लीजिए किसी खिलाड़ी का एग्जांपल है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी कैच को पकड़ते समय अपने हाथों को गेंद के साथ साथ पीछे की ओर ढकेल लेता ताकि वो गेंद के आघात में लगे। तो गति कर रहा है, अगर गति को डायरेक्ट रोको इतना फोर्स लगेगा तो प्रतिक्रिया होती है ना। ठीक है, जब प्रतिक्रिया होती है तो फोर्स लगता है, यही तीसरा नियम शुरू होता है। ठीक है, हर क्रिया की एक समान प्रतिक्रिया होती है, विपरीत क्रिया होती है। ठीक है, अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारते हैं तो जो गाल पे जो फोर्स लगता है उसको फोर्स आपको अपोजिट के हाथ पे भी लगता है। ठीक है, इस बात पे याद रखेंगे। प्रत्येक इंटरेक्शन का दो बल पेयर ऑफ फोर्स का आवश्यक होते हैं, दोनों बल का पेयर ऑफ फोर्स का अलग होते हैं। ये भी मतलब कुछ नहीं होता है, आपको ये समझिए क्रिया का जो प्रतिक्रिया का नियम होता है, अगर कोई क्रिया करते हैं तो जो प्रक्रिया होती है उसे न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम एग्जांपल है जिसमें पक्षी को उड़ना होता है, पक्षी में पंख फड़फड़ाते हैं तो हवा में अपना कदम विस्थापित करते हैं, और उसके द्वारा जो नीचे फोर्स लगता है वो हवा में उड़ जाता है। अगर आप अपने हाथ को जोर से हिलाएंगे इतना फोर्स कि आप मास उठा सके तो आप भी उड़ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, आप देखते हैं आपने नदी में कैसे तैर जाते हैं, नदी के कण है वो पास होते हैं, जल के जो अणु होते हैं वो पास होते हैं। ठीक है, तो आप हाथ को जल्दी हिलाते हैं तो जितना आपको वजन होता है उतना पानी विस्थापित कर देते हैं आप, तो ठीक तैरने लग जाते हैं, अगर नहीं विस्थापित करते तब डूब जाते हैं। ठीक है, यही होता है। ऐसे वैसे तीसरा नियम का एग्जांपल है। ठीक है, गाड़ी के सड़क पर चलना आपको पता ही है, मोशन ऑफ द कार है, कार के पीछे पहिए पर बल लगता है, कार के पहिए सड़क पर बल लगाते हैं। ठीक है, उसके विपरीत क्रिया में कभी समान रूप से मात्रा में पहिए पर बल लगती है, जिस कार आगे चलती है, एक घर्षण के नियम के अनुसार चलती है। तो हम कार को ऐसे चलाते हैं, ठीक है, ऐसी तरह वैसे चलती है तो प्रक्रिया लगती है, और जो प्रक्रिया होती है उससे क्या होता है, घर्षण बल के विपरीत लगता है, कार से आगे चलती है। ठीक है, रॉकेट समझ लीजिए, रॉकेट में क्या होता है, हम फोर्स नीचे तब लगाते हैं और जो नीचे प्रतिक्रिया नीचे से ऊपर की तरफ लगता है उसे रॉकेट होता है। ठीक है, आपने कभी नाव में पैर रखी जमीन पर उतरे होंगे ना, ऐसे पैर इधर रखे होंगे, जब इधर रखे होंगे तो पैर दोबारा फोर्स लगाया होगा इधर तो नाव बाग तक ढकेला होगा, जिससे आपको आगे तरफ आगे होंगे। ठीक है, बंदूक से नहीं चलती, इससे मतलब बंदूक से गोली चलाते हैं, देखते हो जब बंदूक से गोली चलाता होगा ना पीछे तक धक्का देती है बंदूक, तभी गोली आगे जाती है। ये सब तृतीय नियम पे होता है। ठीक है, रॉकेट उड़ता है, सबको अपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल।
ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में 4 मूलभूत बलों में से क्या होता है? मूलभूत बलों में से एक है, आपने बताया था स्ट्रांग फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। देखो, एक तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सबसे कमजोर कौन है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल से बल कमजोर होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अन्य सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है। यह आकर्षण का बल उनके उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है और वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। ये फॉर्मूला बनता है। देखो, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अन्य सभी वस्तुओं की आकर्षित करती है, मतलब अगर दो पिंड है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ठीक है, करती है। यह आकर्षण का बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, जो m1 है, m2 इनके मास के समानुपाती होता है, और वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग के बुत के समानुपाती होता है। जो बीच की दूरी r है, इनके वर्ग के बुत के समानुपाती होता है। मतलब अगर ग्रेविटेशनल g f अगर पूछे तो g m e m अपान r का स्क्वायर, मतलब जो g कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, m पहला पिंड हो जाएगा, दूसरा पिंड हो जाएगा, जी मान लो पिंड यहाँ है, मतलब एक वस्तु यहाँ है, एक वस्तु यहाँ है। ठीक है, इसका m1 है, इसका m2 है, तो m1 m2 हो जाएगा, क्योंकि बीच की दूरी r है, इसका वर्ग के r स्क्वायर के बुत का समानुपाती है। ठीक है, ये हो जाएगा। यहीं से फॉर्मूला बनेगा। देखो, यहाँ पे m1 पिंड है, यहाँ पे m2 ये इधर तरफ लगाएगा फोर्स, इधर तरफ फोर्स लगाएगा, इनके बीच की दूरी क्या है? r है। ठीक है, तो जो हमारा F4 फोर्स पूछा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कितना लगेगा? ये देखो, एक तो m1 m2 दोनों समानुपाती लगेगा, और जो उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती लगेगा। अब दोनों करेंगे तो Fg इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन rg के स्क्वायर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट रखेंगे, हम g कांस्टेंट डाल देते हैं, m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बनता है, ये होता है। यहाँ पे जी क्या है? एक कांस्टेंट है, इसकी नियत वैल्यू होती है 6.6 × 10 पावर 6.67 × 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये जो माइनस में होता है ना, इसका मतलब होता है वो नीचे है। ठीक है, देखो क्वेश्चन, जब सारी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही होती है तो चंद्रमा पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता? एक फॉर्मूला देखिए, अभी कहते हैं पृथ्वी है, चंद्रमा अगर इसकी सब सारी वस्तुएं एक दूसरे को खींचती हैं, ठीक है, तो पृथ्वी इसको खींच लेना चाहिए ना, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं खींच पाती है? जो इसका अभिकेंद्र बल, जो इसका वृत्तीय गति, जो ईयर फोर्स है, ठीक है, ये दोनों बराबर होता है, इसलिए हमेशा गति करता रहता है। आप कभी ना एक एक्सपेरिमेंट करना, आप एक गिलास लेना या एक बाल्टी लेना, जो बाल्टी का जो पकड़ने वाला होता है ना, उसमें रस्सी से बांधना और उस बाल्टी में पानी भर देना, आधी बाल्टी। ठीक है, उसके बाद जब आप बाल्टी को नचाएंगे ना, तो देखिए पानी गिरेगा नहीं। ये उस पर होता है, एक मिनट जाइए, जब आप बाल्टी में पानी भर के वैसे नचाते हैं ना, तो जो उसकी जो वृत्तीय गति होता है, जो उससे वो आकर्षण कर रहा होता है, मतलब अभिकेंद्र बल और उसका आकर्षण बल दोनों बराबर हो जाता है, जिससे क्या होता है? पानी गिरता है, घूमता रहता है। ठीक है, वही चीज है। यहाँ देखिए, जो इसकी तरफ जो इधर फोर्स लग रहा है, जो ऐसे घूम रहा है, दोनों क्या है? बराबर है, तो बराबर होते ही गिरता नहीं है। इसका अभिकेंद्र सेंटर का बोलते हैं, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अभिकेंद्र प्रसार बल दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, इसलिए गिरता नहीं है। क्या गुरुत्वाकर्षण बल पर द्रव्यमान का अंतर होता है? स्वतंत्र रूप से गिरती हुई सभी वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण महसूस करती है। ठीक है, त्वरण का तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जो त्वरण होता है ना, वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगर आपको कभी इसका प्रैक्टिस करना हो ना, तो अपना मोबाइल लीजिएगा, आप नीचे गद्दा रख दीजिएगा, या ऐसा करिए, आपको एक भारी चीज लीजिएगा, एक कोई हल्का चीज लीजिएगा, मतलब एक बड़ा सा पत्थर लीजिएगा, एक छोटा पत्थर लीजिएगा, समान ऊंचाई से एक साथ छोड़िएगा, देखिए दोनों समान रूप से गिरेंगे पानी में। ठीक है, पता चल जाएगा। ठीक है, तो त्वरण का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, अतः सभी वस्तुएं हल्की हो या भारी हो, समान दर से नीचे गिरती है। ठीक है, वास्तविक रूप से वायु का प्रतिरोध बल भी बहुत कम है, उनके आयतन पर निर्भर करता है। आप ऐसे करेंगे ना कि देखिए, आप कहेंगे कि एक हम ढेला ले लें, मिट्टी का ढेला ले लें और एक पत्ता ले लें, आप दोनों को छोड़ेंगे तो एक साथ नहीं गिरेंगे। जो उसका भार और आयतन है ना, आयतन दोनों का बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप आयतन एक पतली सी पेज ले लें और एक बड़ा सा ईंटा ले लें, दोनों साथ में, तो जो पेज होता है उसका आयतन ज्यादा है, वो हवा का प्रतिरोध होता है, वो तो चलते चलते धीरे धीरे आएगा। ठीक है, वास्तविकता में वायु का प्रतिरोध बल भी कार्य करता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? अर्थ और वी का होता है, अर्थ एंड वी है विलियम ब्रासा। हम पृथ्वी पर प्रकाशित टिके हुए हैं, वो तत्सबल के कारण करते हैं। अगर एक व्यक्ति अपने कंधे पर भारी थैला रखकर ऊंची इमारत से कूदता है, तो कूदने के दौरान व्यक्ति कितना भार महसूस करेगा? शून्य महसूस करेगा। जिस मान लो कोई व्यक्ति है और कूद रहा है, जब त्वरण करता है उसमें उसका भार क्या होता है? शून्य हो जाता है। कूदने के दौरान उसका कहता है फ्री फॉल, थैले का स्पष्ट वजन शून्य होगा। ठीक है, बिल्कुल शून्य हो जाता है। ठीक है, द्रव्यमान है वर्सेस भार है। ठीक है, द्रव्यमान क्या अदिश राशि है, भार क्या सदिश राशि है। अमाउंट ऑफ मैटर होता है, जो द्रव्य होता है उसको बोलते हैं, इसको किलोग्राम में करते हैं। इसमें क्या बोलते हैं? फोर्स फील्ड ड्यू टू ग्रेविटेशन होता है, इसका भार क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, थ्रस्ट और का प्रेशर, जोर और दबाव क्या होता है? नीचे दिए देगा चित्र में घटा घटा गारा गारा बनेगा। अब मान लो आपने कहा हल्का हल्का फोर्स लगाया, ठीक है, जोर लगाया, आपने कहा दबाव दिया, दबाव क्या होता है? कुछ सतही अधिक, क्षेत्रफल कम हो जाएगा, सतह क्षेत्रफल अधिक है, यहाँ पर गड्ढा होगा, गारा गड्ढा होगा। ठीक है, क्या होता है? प्लेनिंग द फुट ऑन सैंड, लेइंग द होल बॉडी ऑन सैंड। तब जितना कम आयतन पे ज्यादा फोर्स लगेगा ना, उतना ज्यादा गारा होगा, लेकिन ज्यादा आयतन पे कम फोर्स लगेगा, फोर्स पूरा बॉडी बढ़ गया है ना, इसलिए क्या कम गारा होगा। ठीक है, तो सतही क्षेत्रफल यहाँ पर अधिक है, सतही क्षेत्रफल कम है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दाब का प्रेशर का था इकाई क्षेत्रफल पड़ने वाला जोर दाब कहलाता है। मतलब एक मान लीजिए एक इकाई क्षेत्रफल है। ठीक है, एक है, जितना फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं, और फिर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में प्रेशर होता है, पेन का होता है, पेन चाकू से काटना आसान होता है, नुकीले पेन को दीवार में ठोकना आसान होता है, बर्फ से स्टडी करना आसान होता है। ये कैसे होता है? ताकि वहाँ पर क्या होता है? प्रेशर कम से कम लगता है, इसलिए। ठीक है,
एक मिनट रुकिए, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। वेट मिनट वेट करिए बस। हम चलिए शुरू करते हैं फिर से। चलिए यहाँ पढ़ते हैं उत्प्लावक बल क्या होता है। ठीक है, जब किसी वस्तु, कभी देखो, कभी आप पानी में क्या होगा, कूदे होंगे, जब कूदे होंगे एक फोर्स पानी में विरोध किया होगा, जैसे पानी में जैसे छपाक से कूदे, आप अंदर से कोई फोर्स लगाओ तो आपको बाहर फेंका होगा, जो फोर्स आपको बाहर फेंकता है ना, उसे उत्प्लावक बल बोलते हैं। ठीक है, जिस बल से फेंकता है। ठीक है, इसी बल को ध्यान में रखें। ठीक है, एक मिनट रुकिए बस। ठीक है, तब उत्प्लावक बल समझते हैं। देखो, जब हम किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो पानी के द्वारा वस्तु के ऊपर की दिशा में बल लगाया जाता है। तो किसी भी तरल के द्वारा उस ऊपर की ओर की तरफ लगाया गया बल को उत्प्लावक बल कहलाते हैं। ठीक है, उत्प्लावक बल का मान निर्भर करता है। उत्प्लावक बल करता है। ठीक है, उत्प्लावक बल का मान निर्भर करता है। इसमें द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है, वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए आयतन पर निर्भर करता है। ठीक है, जितना ज्यादा आयतन क्या होता है, विस्थापित करेगा, उतना ज्यादा उत्प्लावक बल कार्य करता है। ठीक है, मृत सागर है, मृत सागर में क्या होता है, लोग स्वतः ही तैरते हैं। क्यों तैरते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो घनत्व है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आप देखे होंगे, अगर मृत सागर है उसमें से आप कूद जाएंगे तब डूबेंगे नहीं, क्योंकि आपकी जो बॉडी घनत्व है आज उसके जल का घनत्व, उसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नमक मतलब क्या होता है, NaCl बोलते हैं, एक सॉल्ट वाटर है, या फिर खारा पानी बोलते हैं ना, उसका खारापन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लगभग कितना है, लगभग 335 है, इतना होता है। ठीक है, इसलिए मृत सागर में लोग स्वतः ही तैरते हैं। ठीक है, जहाज जो सीप होता है पानी पर कैसे तैरता है, तो वो छोटी सी सुई डूब जाती है, तो वो जहाज द्वारा हटाएगा जो जल विस्थापित करता है उसका देखो, जहाज द्वारा हटाएगा जल का आयतन अधिक होता है, जिसके कारण देखो, जो जहाज है उसका जो भार है और उसके द्वारा जो जितना जल विस्थापित किया जाता है उसका मान ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, जहाज तैरती है। ठीक है, जहाज द्वारा हटाएगा जल का आयतन अधिक होता है, जिसके कारण उत्प्लावक बल का मान भी अधिक होता है, इसलिए जहाज तैरता है। ठीक है, देखो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, विस्थापित किए गए जल का भार उत्प्लावक बल के मान से बराबर होता है। ठीक है, तो वो डूबता नहीं है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं विस्थापित किए गए जल का भार उत्प्लावक बल के बराबर होता है, मान के बराबर होता है। ठीक है, वही बात है। ठीक है, एप्लीकेशन में आर्किमिडीज सिद्धांत क्या होता है, हाइड्रोमीटर है, तरल की शुद्धता मापने का यंत्र है। ठीक है, हाइड्रोमीटर जो तरल होता है उसकी शुद्धता माप, इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता मापने का यंत्र होता है, इलेक्ट्रोमीटर जहाज के निर्माण में आवश्यक पदार्थ का निर्धारण होता है। ठीक है, इसके लिए भी हम एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, वर्क, एनर्जी, आपको दिखा देता हूँ, वर्क, एनर्जी और क्या, ये वर्क किसी में आ गया। ठीक है, एनर्जी हो गया, ध्वनि हो गया, ऊर्जा हो गया, प्रकाश हो गया। ठीक है, और विद्युत किया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। चलिए ये वर्क, यहाँ से हम पढ़ते हैं। ठीक है, कार्य क्या होता है। ठीक है, कार्य है, ऊर्जा है और शक्ति है। ठीक है, तीन चीज को पढ़ते हैं, तीन चीज को कंप्लीट कर लेते हैं। कार्य का, तो भौतिक कार्य, वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिकल। आप देखो, कोई शरीर से कोई काम कर रहे हैं, कोई फावड़ा से खुदाई कर रहे हैं, या आप कोई इम्पैक्ट की पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो कार्य कर रहे हैं ना। आज होते फिजिकल, जब कोई वस्तु आरोपित किए बल के समानांतर गति करता है, तो उस वस्तु पर किया गया कार्य कहलाता है, वस्तु पर क्या। ठीक है,
देखिए कार्य कर रहा है, ये किसी वस्तु पर समान रखा हुआ है, ठीक है, किसी वस्तु पर आरोपित किए गए बल के समानांतर, बल क्या है, हम समानांतर है, गति कर रहा है, ठीक है, गति कर उस वस्तु द्वारा उस पर किया गया कार्य कहलाता है, ठीक है, उसमें किया गया कार्य, ठीक है, समझ आ गया आपको। देखो कार्य का गति का गणितीय क्या होता है, व्यक्तिकरण होता है, वर्क का होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, W इक्वल टू F इंटू D इंटू cos थीटा होता है। cos थीटा क्या होता है, इसको एंगल बताता है, किस एंगल में कार्य किया गया है। ऐसा ही मात्रा क्या होता है, इसका जूल होता है, सेकंड मात्रा क्या बोलते हैं, इसको अर्ग बोलते हैं। 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग होता है, 10 पावर 7 अर्ग होता है 1 जूल के बराबर, ठीक है, ये बात को याद रखेंगे। F इक्वल टू देखो वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क F इंटू D, D इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, कितना दूर तक काम किया है, F क्या है, फोर्स है, और W क्या है, वर्क है, ठीक है। चेंज ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, वही बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कार्य, एक होता है सकारात्मक कार्य, एक होता है नकारात्मक कार्य, एक होता है शून्य कार्य, ठीक है। पॉजिटिव कार्य क्या होता है, मान लीजिए कोई प्लेसमेंट है, उसका धक्का दे रहा है, कार्य कर रहा है। नेगेटिव कार्य क्या है, ठीक है, आपने एंगल दिया, जैसे जीरो कार्य कुछ कर ही नहीं था, एक्सपेरिमेंट में जीरो है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, शून्य कार्य। अब इसको हम डिफरेंस बोलते हैं, सकारात्मक कार्य क्या होता है, पॉजिटिव। वेन थीटा थीटा इज 0 to 90 डिग्री, ठीक है। अब 0 डिग्री का मतलब मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। 0 डिग्री से डिपेंड करता है, cos थीटा है ना, cos 0 यहाँ पे क्या था, cos थीटा है ना, cos थीटा, तो cos 0 का 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। cos 90 डिग्री का 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 होता है, ठीक है। इसमें क्या कुछ तो कुछ सकारात्मक कार्य होता है, लेकिन अगर 90 डिग्री हो जाता है, एक मिनट cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, नहीं 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री पे डबल करते हैं, यहाँ पर 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव होता है, ये cos 90 डिग्री यहाँ होता है, यहाँ 0। अब आगे पढ़ते देखते हैं, ठीक है। सकारात्मक कार्य का होता है, थीटा इक्वल टू 0 to 90 डिग्री, तो कार्य का सकारात्मक होगा, ठीक है। जैसे वेन बॉडी, ठीक है, लाइट अपन यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर क्या सकारात्मक कार्य हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं नकारात्मक कार्य, वेन थीटा वैल्यू 90 180 डिग्री, अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो, 180 डिग्री से कम हो, तो थीटा वैल्यू क्या होता है, 80 डिग्री का -1 होता है, ये क्या नकारात्मक डिग्री, नकारात्मक होता है। देखो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या था, 1 होता है, लेकिन मुझे ज्यादा होता है इसका माइनस में हो जाता है, ठीक है, माइनस में होता है, ठीक है। तो cos 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। अगर -1 होता है तो यहाँ पर क्या नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कोई कार्य नहीं हुआ, फिर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। भाई बोला cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू क्या 0 हो जाएगी, पूरा कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ चला गया, ठीक है, ठीक है। W इक्वल टू F इंटू S होता है, F cos थीटा होता है, cos थीटा वैल्यू जितना 0 होगा उतना ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। फोर्स जितना लगा जितना क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, उसी पर निर्भर करता है, ठीक है। क्वेश्चन का सिर पर पानी ले जाती महिला मैंने किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक है, पॉजिटिव वर्क है, यहाँ पर मान उठा रहा है, ठीक है। अब देखो ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब क्या होता है इन रियल लाइफ, हाई एनर्जी, लो एनर्जी, गुड या इवन एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा किसी भौतिक तंत्र में कार्य करने की जो क्षमता होती है, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और जो कार्य करने की जो क्षमता है उसी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। कैपेसिटी टू वर्क ऑफ वर्क वर्क डन, आप कितना कार्य कर सकते हैं उसी को आपकी ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा के अनेक रूप हो सकते हैं, उष्मा ऊर्जा हो सकती है, जिसे थर्मल हीट बोलते हैं, थर्मल हीट या एनर्जी बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, विद्युत का इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा का केमिकल एनर्जी बोलते हैं, सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी बोलते हैं, अधिशत का स्केलर एनर्जी क्वांटिटी बोलते हैं, मात्रा में जोड़ होता है, ये अधिश राशि है और मात्रा इसका जोड़ होता है ऊर्जा का, ठीक है, वो दिया हुआ। यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा से बोलते हैं, क्या गति दो तरफ होती है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, स्थिति ऊर्जा जो स्थिर रहती है, गति जो गति करती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। स्थिति ऊर्जा इसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जो उद्भूत स्थिति ऊर्जा होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, और लोचदार होता है इलास्टिसिटी पोटेंशियल एनर्जी होती है। आगे को समझिए, लोचदार होता है, जैसे मान लीजिए कोई रबड़ ले, उसके साथ लोचदार एनर्जी होती है, और गुरुत्व एनर्जी जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा स्थिर में होती है। अब आप पृथ्वी पर खड़े हैं, तब गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो खड़े हैं उसे बोलते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होता है, और देखिए जो स्प्रिंग का है ये इलास्टिसिटी कम बेसी ज़्यादा होती रहती है, तो सही बोलते हैं, ठीक है। अब गति ऊर्जा, गति काइनेटिक एनर्जी, किसी वस्तु में गति की ऊर्जा होती है, तो गति ऊर्जा होता है काइनेटिक एनर्जी पर इसको करते हैं 1/2 m × v का स्क्वायर, v क्या वेग है, m क्या द्रव्यमान है, ठीक है। ये इसका फार्मूला है पूरे समस्या का सिद्धांत है, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा नियत रहती है, ब्रह्मांड की जितनी ऊर्जा वो नियत है, ठीक है। ऊर्जा न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बस ऊर्जा क्या होता है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। अब देखो स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, यांत्रिक मैकेनिकल ऊर्जा में, मैकेनिकल ऊर्जा को इससे परिवर्तित करते रहते हैं, ठीक है। अब आता है फिर तरंगे, अब तरंगे देखे होंगे, ठीक है। तरंगे क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप कभी शांत जगह कभी तालाब में गए, तालाब के किनारे बैठे होंगे, कभी एक छोटा सा पत्थर उठाकर तालाब में मारिएगा, आप देखिएगा एक ऐसे ही उसके चारों तरफ एक वाइब्रेशन होगा, एक लहर जाती है, तो लहर क्या होती है, तरंग होती है। आप कभी रस्सी लिए होंगे, कभी ऐसे रस्सी को झटका दिए होंगे, देखते होंगे एक तरंग की बात होती है, उसे एक तो लहरदार होती है ना, उसे तरंग बोलते हैं। और तरंग नहीं देखे तो आप ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए रस्सी है, आप जैसे इसको झटका देते हैं तो ऐसे हो जाती है, ठीक है। इसी जो है ना यही इसी तरंग बोलते हैं, ठीक है। रिपीटिंग एंड का पीरियोडिक डिस्टर्बेंस होता है, जो होता है उसी को दोहरा और आवधिक विक्षोभ होता है, जिसके एक स्थान दूसरे स्थान पर जाने के माध्यम की आवश्यकता होती है, एक स्थान दूसरे स्थान जाने की माध्यम की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान दूसरे स्थान तक होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या है, एक वेव की तरह ही हुआ है, ठीक है, ट्रांसफर एनर्जी होता है। देखो तरंग प्रकार, तरंग दो तरह होते हैं, एक यांत्रिक तरंगे हो गए जिसका मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है यांत्रिक तरंगे होती है, नॉन मैकेनिकल होती है, एक यांत्रिक और आंतरिक तरंगे होती है। यांत्रिक जो तरंगे होती है इसे भौतिक माध्यम की आवश्यकता, कणों के कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है, भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है यांत्रिक तरंगों को। जैसे साउंड वेव होती है, साउंड वेव को माध्यम की जरूरत होती है, ठीक है, लेकिन
भौतिक माध्यम नहीं है तो साउंड वेव तरंग नहीं करती। जैसा मान लो आप पृथ्वी में चिल्ला रहे हो, आप सुन ले रहे हो, लेकिन आप इस केस में दो लोग समान दूरी पे खड़े हैं, आप चिल्लाएं तो आप नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। अब आप से मैं हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, हमसे 10 मीटर की दूरी पर मान लो कोई लड़की या कोई भी लड़का खड़ा है, मैं जोर से उसका नाम लेकर पुकारूं, ठीक है, तो हमको सुन लेगा। लेकिन इस केस में बिल्कुल अंतरिक्ष में 10 मीटर की दूरी पे दो व्यक्ति खड़े हैं, अगर मैं उसको बोलूँ कितने भी जोर से चिल्ला लूंगा तो उसका आवाज नहीं जाएगा, क्योंकि जो साउंड वेव होता है ना वो ट्रेवल करने के लिए माध्यम चाहिए, अगर वो माध्यम नहीं है तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर ये माध्यम होता है, वहाँ पर भौतिक माध्यम नहीं है बस इसलिए तो, ठीक है। ये तरंगे होती है, ठीक है। देखो ध्वनि तरंग गति होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, अंदर तरंगे होती है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग, जो यांत्रिक तरंग दो तरह की होती है, अंदर तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अब देखिए अयांत्रिक तरंगे होती है भौतिक आवश्यक किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। नॉन डिकल्पा मैकेनिकल का मेटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, जैसे विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। नीचे स्पीड का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, स्पीड होता है। जैसे प्रकाश है, प्रकाश की स्पीड क्या है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है ना, तो उसको माध्यम की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। क्या होता है ट्रांसफर इन नेचर होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, इन्हें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तरंगों के प्रकार होते हैं, तरंग देखो पढ़े हैं, अंदर तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, अस्थायी तरंगे। जो अंदर तरंग होते हैं लैंगिट्यूडनल तरंग कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग होता है जिसे क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अंदर तरंगे, याद किया रखें, अस्थायी तरंगे होती है, ठीक है। ये होते हैं 3 तरह का लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं और सरफेस वेव होती है, ठीक है। 3 होती है, समझ लो ऐसे। अंदर तरंगे होती है जब तरंगे गति की दिशा माध्यम कणों में, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश दिशा समानांतर होती है, तो ऐसी तरंगों को अंदर तरंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिस दिशा में कण कंपन करते हैं उसी तरंग की गति की दिशा के माध्यम में, मतलब दोनों समानांतर दिशा है, तो ऐसी तरंग को अंदर तरंग कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। जब तरंग गति की दिशा में, देखो जब तरंग गति की दिशा, जब तरंग गति, देखो जब तरंग गति, अरे यार सुनो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश समानांतर होती है, तो ऐसी तरंगों को अंदर तरंगे कहते हैं। अभी समझ गए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे संपीड़न होती है, वो क्षेत्र जहाँ पर कुंडली कम क्षेत्र में अधिक मात्रा में संपीड़ित होते हैं उसे संपीड़न होता है। मान लो आप ये ऐसे है, ये कैसे ऐसे है, ये क्या संपीड़ित है ज्यादा, ठीक है, ये विरल है, ठीक है। आपको समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अधिकतम घनत्व होता है, विरल का जाम घनत्व कम होता है, ठीक है, कुंडली होती है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, तो लगातार संपीड़नों के बीच की जो न्यूनतम दूरी, मान लीजिए ये एक बिंदु है, तो ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ठीक है। तो जो एक बार नीचे गया तो यहाँ ऊपर आया, जो इतने की दूरी आने से बोलते तरंग है, ठीक है। दो लगातार संपीड़नों के मध्य की जो दूरी है उसे तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। दो लगातार संपीड़नों के मध्य की दूरी जिसे बोलते तरंग दैर्घ्य, ठीक है। जहाँ से शुरू हुआ था वहीं आके खत्म हो गया, ठीक है, ये याद रखेंगे, इसे बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। दो लगातार संपीड़ित या दो लगातार विरलों के मध्य की दूरी होती है, दो वेव, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगें होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है, वेवलेंथ हो गया। आयाम क्या बोलते हैं, तो अधिकतम ऊंचाई होती है तरंग की, आयाम बोलते हैं। क्या होता है आयाम है, एक होता है एम्पलीट्यूड होता है। तरंगों की अपनी अपनी विराम अवस्था में अधिकतम जो विस्थापन होता है उसे आयाम कहते हैं, ठीक है। तरंग दैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। एक सेकंड में देखो आवृत्ति बोलते हैं, आवृत्ति होता है एक सेकंड में जितनी बार कंपन, मान लीजिए एक समय मान लो एक सेकंड यू का कितना हो गया, तो एक सेकंड में जितना कंपन किया है उसे क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड मान लो इतना हो गया, मान लो एक सेकंड इतना ही करने में 1 सेकंड लग गया, तो इसकी आवृत्ति इतना ही होगी, ठीक है। सबकी अलग अलग होती है आवृत्ति। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल एक कंपन चक्र को पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का मान लीजिए ये है, ठीक है, तो एक देखिए मान लीजिए एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है, यहाँ तक पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है। 30/1/f है, इसका सेकंड मात्रक होता है, ठीक है, ये सब दिया हुआ। शिखर और गर्त होता है, ये जो है इसको शिखर बोलते हैं, फिर इसको ये गर्त बोलते हैं, इसे गर्त बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, आप समझ ही गए होंगे। सतही तरंग सरफेस वेव बोलते हैं, समुद्र की गहराई में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है, ठीक है। तो समुद्र की जो गहराई होती है उसमें कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है, सतही, लेकिन सतह पर चलने वाली तरंगों को सरफेस वेव कहते हैं, ठीक है। देखो समुद्र में क्या होता है, समुद्र में ऐसे चलते हैं, लेकिन सतह पे टेंपरेचर कहते हैं, सतही टेंपरेचर बिल्कुल समान चलते हैं, उसे सतही टेंपरेचर कहते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से कण एक वृत्तीय पथ पर गति करते हैं, ठीक है। सरफेस वेव इज द वेव विच पार्टिकल द मीडियम अंडर द बोथ सरफेस, यही बात है और कुछ नहीं। जो तरंग की ऊर्जा होता है, एनर्जी ऑफ वेव है, ऊर्जा की मात्रा आयाम एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। हाई एम्पलीट्यूड होता है, लो एम्पलीट्यूड होता है, उसकी एनर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है, बात याद रखेंगे। अगर आयाम को दोगुना करेंगे तो ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। फिर जो एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होता है, उसके आयाम के वर्ग के अनुपाती होता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्वनि तरंगे, जो ध्वनि तरंगे होती है, एक तो इंफ्रासोनिक होता है, एक का ऑडियोवेल वेव होता है, श्रव्य तरंग होता है, प्रसव होता है, अल्ट्रासोनिक वेव होता है, अश्रव्य बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, श्रव्य तरंगे बोलते हैं, ऑडिबल ध्वनि बोलते हैं, एक प्रसव्य तरंगे बोलते हैं, ठीक है। ये तरंगे होती है, कुछ तरंगे ऐसी होती है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, ठीक, मतलब 20 हर्ट्ज से कम होती है, उसे कहा अश्रव्य तरंग। ऐसे तरंगों को हम सुन नहीं सकते। श्रव्य तरंग जो 20,000 से 200 हर्ट्ज के बीच में होती है, कानों को सुन सकते हैं। जो 20,000 से भी ज़्यादा होती है उसमें मनुष्य नहीं सुन सकता, कुत्ता बिल्ली चमगादड़ सुन सकते हैं, उन्हें प्रसव्य तरंगे बोलते हैं, ठीक है। तरंगों का परावर्तन का गुण होता है, ठीक है, तरंग परावर्तित भी होती है, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। अब इको है, देखो इको है, किसी दीवार या वस्तु से टकराकर परिवर्तित हुई तरंगों द्वारा सुनी गई आवाज होती है, ठीक है। इको किसी दीवार या वस्तु से टकराकर परिवर्तित हुई तरंगों द्वारा सुनी गई आवाज होता है। तो ध्वनि तरंगों परावर्तन के प्रयोग होता है। देखो ध्वनि तरंगों जो परावर्तन होता है उसी का प्रयोग करके
प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को जैसे मान लो सुनना नहीं चाहता तो हियरिंग बड्स लगाने में, कहते साउंड वेव शुरू करने में, अब तो बहुत सारे डाटा ट्रांसफर करने में लाइट भी आ गया है, इन सबका प्रयोग करके किया जाता है। ठीक, रिफ्लेक्टर ऑफ द अल्ट्रावायलेट चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, समूह कार्य मापने में किया जाता है, वस्तु के अंदर ट्रैक करने में किया जाता है। अल्ट्रासाउंड का ऐसी ध्वनि जिसको ऐसी ध्वनि तरंगे जिसे हम सुन नहीं सकते, फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000, देखो 20 हर्ट्ज से कम रहेगा तभी हम सुन नहीं पाएंगे, और 20,000 हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तभी नहीं सुन पाएंगे। हम कौन सुन पाते हैं, 20 से लेकर 20,000 के बीच वाला सुन पाते हैं। ठीक है, ध्वनि की चाल है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, गति माध्यम प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है, गति पर निर्भर करती है, माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा कितने ठोस में होती है, द्रव्य में कम होती है, कैसे ज़्यादा कैसे कम होती है। ठीक है, जब देखो यहाँ पर लोहा है, लोहा क्या है, घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है, वो सुधा लाल ज़्यादा, इससे ज़्यादा है जल वायु से कम, वायु का तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, जब ध्वनि देखो जब जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, ध्वनि की जो चाल होती है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी को डेसिबल में नापा जाता है, डीबी बोलते हैं इसको, डेसिबल में नापा जाता है। इसकी याद रखेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है। ठीक है, पूछता है ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी को इसमें नापा जाता है, डेसिबल में नापा जाता है। ठीक है, चलिए ध्वनि की तीव्रता है इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव है। ध्वनि ऊर्जा का वह परिणाम है जो ध्वनि संचरण की दिशा में लंबवत खींचे गए इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरती है। देखो, ध्वनि ऊर्जा का वह परिणाम है जो ध्वनि संचरण की दिशा में लंबवत खींचे गए इकाई क्षेत्रफल के प्रति सेकंड गुजरते हैं, ध्वनि का तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब देखो ध्वनि की प्रबलता है, जिससे ध्वनि के तेज या मंद सुनाई देने का पता चलता है, जो ध्वनि उसे मापा नहीं जा सकता, उसे मापा नहीं जा सकता, ध्वनि प्रबलता जिसे देखो इसे मापा नहीं जा सकता। देखो जो ध्वनि की प्रबलता है इसको आप माप नहीं सकते, इससे ध्वनि को तेज या मंद सुनाई देने का पता चलता है। ध्वनि प्रबलता जितना प्रबल होगी उतना तेज सुनाई देगा, जितने कम होगा उतनी कम सुनाई देगा, मंद सुनाई देगा। देखो तरफ तो बोलते हैं इससे आवाज मोटी या पतली होती है, तो इसे भी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर आवृत्ति ज़्यादा है तो क्या आवाज़ क्या होगी, पतली मोटी होगी, और आवाज़ मतलब ये जो आवृत्ति है वो ज़्यादा घना तो नहीं है तो पतली महसूस होती है, मोटी महसूस होती है, इसे निर्भर करता है। ठीक है, ध्वनि यंत्र में संगीत कैसे बनता है, गिटार है, तार को खींचने पर, ड्रम है, उसको थाप मारने पर, बांसुरी का हवा मारने पर, सभी यंत्रों में विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें निकलती हैं। ठीक है, हमें कैसे सुनाई देता है। ठीक है, अब ये देख लो, हम बोलते हैं जैसे आवृत्ति बनती है फिर हमारे कान में जाती है। ठीक है, देखो द वेव इक्वेशन है वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो v इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, v इक्वल टू f इनटू लैम्डा, लैम्डा बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, f का आवृत्ति और v क्या तरंग का वेग है। एक अनुनाद बोलते हैं जब किसी वस्तु के कंपनों को स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है, तो इस घटना को अनुनाद कहते हैं। तो जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों के बराबर होती है तो वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है, तो इस घटना को अनुनाद कहते हैं। क्या होता है, इंटरफेरेंस बोलते हैं, व्यतिकरण बोलते हैं। जब समान आवृत्ति एवं आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचते हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है, इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। संप्रोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, तीव्रता अधिक होगी तो संप्रोषणी होगा और तीव्रता कम होगा तो विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है, तो अभी हम आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और आगे हम उसमें को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हो सकता है आपको यहाँ तक समझ में आया तो ठीक है, नया आए तो कल एक बार इसको क्विक रिवीजन मार देंगे। ठीक है, और इसके कल हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।